मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कोई एजुकेशनल व्लॉग टाइप कुछ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि कुछ एजुकेशनल व्लॉग टाइप बना दूँ। तो यही नहीं समझ आ रही कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप फूड की तरफ जब जाते हैं ना, तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको मिलते हैं। मैं इनको पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा ये डिलीवर करूँ कि आपने अपना टोटल डेली एनर्जी इनटेक कैसे निकालना है, आपको कितनी ज़रूरत है, आपने बर्न कितनी करनी है, आपने कितनी खानी है, आपने प्रोटीन इनटेक क्या रखना है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है या शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे इसको ब्रेक लगानी है। तो सबसे पहले आप दुनिया की कोई भी चीज़ एक उठा लेना, सोना भी खाने के लिए उठा लें, तो उसके खिलाफ भी आपको एक स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा कि यार ये तो बड़ी कोई घटिया चीज़ खा रहे हैं आप। तो इस चीज़ को कभी भी आप एब्सोल्यूट नहीं कर सकते कि यार ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि कोई भी चीज़ फूड गुड और बैड नहीं होता। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में फ़र्क होता है, सैटिस्फैक्शन में फ़र्क होता है, पैलेटेबिलिटी में जो है वो फ़र्क होता है। पैलेटेबिलिटी, यार इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, गुजारा कर लेना। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बोर्ड की तरफ चलता हूँ। स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ से स्टार्ट करूँ? वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ठीक है, एप्पल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप एप्पल, लोग जनरली समझा जाता है कि बड़ा हेल्दी फूड है, लेकिन इसके खिलाफ आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना मोबाइल पकड़ता हूँ, साथ साथ बताता हूँ। मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन कौन किस चीज़ को ऑफेंड कर रहा है और डिफेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एप्पल के बारे में अगर आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि कोई एतराज़ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं है। खालिद जमील साहब की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि फ्रूट्स जो हैं वो निरे शुगर बॉम्ब्स हैं, आप फ्रूट नहीं खाएं, उसमें शुगर होता है। यानी कि ये कीटो स्कूल ऑफ थॉट जिसे कहते हैं उसे प्रमोट करते हैं, ये शायद उनको फॉलो करते हैं। डॉक्टर एरिक बर्ग के नाम से यूट्यूब के ऊपर एक कायरोप्रैक्टर है, एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट एन एमडी। वो कायरोप्रैक्टर है, और जेडे कड़ाके कड़ूके कढ़ दें ना, वो कायरोप्रैक्टर, और उसके 10-12 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ इस वजह से हैं कि उसके नाम के साथ उसने डॉक्टर लिख दिया। और जब मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स देखे या उसकी वीडियो देखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये बंदा कहाँ से डॉक्टर है। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि मैं देखूं कि ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं। तो मुझे आ जाके घूम घुमा के किसी वेबसाइट पे शायद, या शायद उनके चैनल में कहीं नीचे करके लिखा हुआ पड़ा कि ही इज़ एन कायरोप्रैक्टर। तो यानी कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो शायद डॉक्टर खालिद जमील साहब शायद एक और डॉक्टर हैं, उनको फॉलो करते हैं, जो कार्ब को कट करवाने में लगे हुए हैं। पहले लोग समझते थे, एक पहले 19वीं सदी में लोग समझते थे कि शायद, या 18वीं में, कि फ़ैट खाने से इंसान में फ़ैट आना शुरू हो जाता है। अब जनाब ये 19वीं में फिर वो आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स को लोगों ने डिमोनाइज करना शुरू कर दिया। इससे जी इंसुलिन स्पाइक होती है, तो वो कन्वर्ट करना शुरू कर देती है बॉडी एनर्जी को बॉडी फैट में। तो उन्होंने कहा जी एप्पल नहीं खाना चाहिए, एप्पल में आजकल एप्पल हाइब्रिड आ गए हैं, इसमें शुगर ही शुगर है, तो एप्पल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स को एक बंदा डिमोनाइज बहुत ज़्यादा करता है, उसका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट किल्ट्स। ओके, हाँ, कोई बात नहीं। रॉबर्ट किल्ट्स, ओके, आई गॉट इट। दिस बंदा अभी 55K पे भाग रहा है। ओके, दिस डॉक्टर, ही इज़ ए एमडी, ये एमडी है। तो ये सब्जियों फलों को इतना ज़्यादा डिमोनाइज करता है कि कैंसर हो जाता है सब्जियां खाने से, फल खाने से कैंसर हो जाता है, दुनिया में मोटापे की जड़
फल और सब्जियां हैं दुनिया में, हर किस्म की बीमारी, कैंसर से लेके फ्लू तक जितनी भी बीमारियां हैं, हर चीज़ की जड़ जो है ना वो सब्जियां और फल हैं। आप कार्निवोर डाइट पे आ जाएं, आपने सिर्फ गोश्त खाना है, आपने सिर्फ अंडे खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल दें। अनाज या कोई भी जिस चीज़ का भी ताल्लुक फल या सब्जी या अनाज की फैमिली से है, या जिसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, वो आप खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। वही सारी बीमारियों की जड़ है। ओके। उसके बाद जनाब वो आ जाते हैं एरिक बर्ग साहब, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर खालिद जमील साहब। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो जनाब वो आपको कहेंगे इससे कैंसर हो जाएगा, या इससे शुगर आपकी नहीं कंट्रोल होगी, या इससे ब्लड शुगर, इससे आपको इंसुलिन स्पाइक्स मिलेंगे, और इससे आपके अंदर जो है हर किस्म की बीमारी वो जन्म लेना शुरू कर देगी। तो उसके बाद चलें चिकन पे आ जाते हैं फिर। चिकन, अगर आप चिकन खाते हैं, चिकन में भी एक नई बहस शुरू हो गई है, ब्रायलर वाली और देसी वाली, ठीक है। ब्रायलर नहीं खाना जी, आपने देसी खाना है। ब्रायलर हर किस्म की बीमारी की जड़ जो ब्रायलर चिकन है, तो देसी चिकन खाना है। अब देसी चिकन में भी मैंने डॉक्टर जमील, अपना खालिद जमील साहब की वीडियो देखी, कोई इतराज़ नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी किसी पे भी बात कर सकता है। आप भी रिएक्शन वीडियोस कोई भी किसी पे भी बना सकता है, इसमें ना कोई इतराज़ वाली बात है, ये सिर्फ एक एनालिसिस आप कह सकते हैं। तो जी वो देसी मुर्गी होनी चाहिए। अच्छा, देसी मुर्गी को भी आपने फीड नहीं देनी, वो बस बाहर से खाए पिए, और दाना वगैरह जो नेचुरल होता है वो, तो फिर उस पे पले, वो फीड नहीं हो उस पे। अच्छा, फिर वो केज फ्री हो, यानी कि उसको आपने पिंजरे में नहीं रखना, उसको खुला छोड़ दें, वो आज़ाद फिरे, हंसी खुशी रहे, अपनी ज़िंदगी बसर करे, और फिर आपने उसको हलाल करके खाना। अच्छा, उसके बाद फिर उसकी वो तकरीबन वो उन्होंने, मैंने सुना है कि शायद वो कह रहे हैं कि जी वो कोई कम अज़ कम 200 मुरब्बे में फिरे, ठीक है, उसमें जवान हो, पले बड़े, और फिर आप उसका गोश्त खाएं। तो जनाब इधर 3-3 मरलों में 20-20 लोग रह रहे हैं, तो मुर्गियों को 200 मुरब्बे जगह कौन दे, ठीक है। तो जी उस पर भी ऑब्जेक्शन लग गया, चिकन के ऊपर भी। अब आप रेड मीट की तरफ आ जाएं, ठीक है। रेड मीट में आ जाता है, हम लोग समझते हैं रेड मीट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सुपर हेल्दी, मटन, बीफ, ऊंट का गोश्त, हर किस्म का ये जो आ जाता है बड़ा गोश्त, जिसमें सारे दूसरे चिकन या फिश के अलावा, वो जनाब रेड मीट में आता है, ठीक है। अब रेड मीट के बारे में मैं आपको एक दिखाता हूँ, कार्सिनोजेनेसी से रिलेटेड इसकी एक पोस्ट, कार्सिनोजेनिक क्लासिफिकेशन। ओके, ये IARC की कार्सिनोजेनिक क्लासिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ। इसमें रेड मीट देखें कहाँ पे फॉल करता है। इसके ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ठीक है। इसमें जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ मैं फिर कभी आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रुप ए में 1 में देखें, इसमें स्मोकिंग टबैको, एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन, अल्कोहलिक बेवरेजेस और प्रोसेस्ड मीट्स, ठीक है। प्रोसेस्ड मीट्स में आ जाते हैं पैक्ड कैंड जो गोश्त होते हैं, या सॉसेजेस वगैरह, और ऐसा मतलब जितने भी प्रोसेसिंग आप कह लें, बारबेक्यू वगैरह, मैरिनेशन जो होती है गोश्त पे, यानी कि वो कहते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि ये कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। उसके बाद आप 2A में आए कि इसके बिल्कुल नीचे जो कैटेगरी है उसमें आता है, उसमें स्टीरॉइड्स भी आते हैं, और रेड मीट भी वहीं पे आता है। स्टीरॉइड और रेड मीट एक ही कैटेगरी में है, ठीक है। प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, के इट मे कॉज कैंसर, ठीक है। लिमिटेड एविडेंसेस हैं, लिमिटेड और नो, मतलब कि वो समझते हैं कि इसकी रेगुलर कंजम्पशन जो है वो कैंसर कॉज कर सकती है, रेड मीट की, और स्पेशली प्रोसेस्ड मीट की। तो आप यहाँ से भी डर जाएंगे फिर, यार रेड मीट से भी कैंसर हो रहा है, ठीक है। सब्जियों फलों को तो पहले ही वो डॉक्टर रॉबर्ट साहब ने, और एरिक साहब ने, और डॉक्टर खालिद साहब ने जनाब डिमोनाइज कर दिया है, वो नहीं हम खा सकते। उसके बाद एप्पल भी वो इसी में कैटेगरी में आ जाता है, वो भी नहीं हम खा सकते। चिकन भी नहीं हम खा सकते। हम अब IARC को देखें तो फिर हम रेड मीट भी नहीं खा सकते, ठीक है। उसके बाद रेड मीट के बाद, अच्छा, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं फूड
में जो कि एवोल्यूशन में जो बड़ी काम आई, मैं एक मिनट ये रिमूव कर दूं। ठीक है, आपने देखा होगा या सुना होगा कि पहले कहत पड़ जाते थे, ठीक है, फूड की किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत हो जाती थी, तो अ, मुल्क के मुल्क जो हैं, शहर के शहर मुतासिर होते थे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। आजकल हम कहीं नहीं सुनते कि कहत पड़ा, वो किस वजह से है? टेक्नोलॉजी, जो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे कि जीएमओ, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं हमारे, जीएमओ पोटैटोज भी हैं, जैसे सोयाबीन हैं, या जीएमओ क्रॉप्स, जितनी भी फसलें हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। ठीक है, वो जो जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही होती हैं, जो ब्रीड्स, उनको चूज़ किया जाता है या उनमें मॉडिफिकेशन की जाती है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, जो कीड़े मकोड़ों, जो क्या उन्हें कहते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वो उनमें उनको कोप करने की ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, बीमारियों से बचने की ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि वो स्प्रेज की जाती हैं, जो क्या उन्हें कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स के बाद प्रिजर्वेटिव्स के पे आते हैं। अच्छा, ये फूड को बचाने का एक तरीका ना, मतलब फूड अगर हम पैक करते हैं, दूध को ऐसे ही आप खुला रख दें तो वो खराब हो जाएगा एक दो दिन में, या इससे पहले खराब हो जाएगा। इसी तरह पैकेज फूड जितना भी आता है, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि निम्को बिस्किट वगैरह, कुछ भी उनमें आप देखें कुछ ना कुछ मिकदार में प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को दूर रखते हैं और वो चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती, उनको पैक ले जाता है। ये सारी टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेटिव में आती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेस्टिसाइड। सॉरी, मुझे वो पेस्टिसाइड याद नहीं आ रहा था, जीएमओ के बाद पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव्स को भी बड़ा डीमोनाइज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स पे आते हैं कि पेस्टिसाइड्स फसलों पे स्प्रे किए जाते हैं कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। जब फसलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब कि रकबा बहुत बढ़ जाता है, तो वो इंसानी जो हाथ हैं उनसे बाहर निकल जाती है, कि मतलब वो इतना ज़्यादा रकबा होता है कि उसके ऊपर इंसानी मशक्क़त बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर उसको हम पुराने रिसोर्सेज के ज़रिए उसको कोप करने की कोशिश करेंगे, फसलें नहीं बचेंगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, उस पर मशक्क़त भी बड़ी होगी, उससे प्रोडक्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, इस वजह से स्प्रे की जाती है। इनका बाकायदा एक कंट्रोल होता है, इनकी मिकदार होती है, इनकी बायोडिग्रेडेशन को मद्देनज़र रखा जाता है। ये डिग्रेड होती हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, उसके बाद ये इसको हज़ारों गुना बड़ी मिकदार में टेस्ट करने के बाद इनको फसलों पे यूज़ किया जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ होती हैं। और ऐसे अभी तक कोई केस जो है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा एविडेंस या कोई केस सामने नहीं आए। अगर आप पीएमडी की स्टडीज़ पढ़ें, या आप कंट्रोल ट्रायल स्टडीज़, या लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट्स देखें, तो इंसान की आबादी बढ़ती जा रही है। इन सारी डेडली, जिनको साबित किया जाता है कि ये बड़ी डेडली टेक्नोलॉजीज हैं, इसके बावजूद इंसान की आबादी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि ना कहत पड़ रहा है, ना फूड की किल्लत हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजीज के बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं एमल्सीफायर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिटिव्स आ जाते हैं, जिसमें मतलब कि फूड को थोड़ा कलर अच्छा देना, टेक्सचर अच्छा देना, टेस्ट अच्छा बनाना, इन चीज़ों को भी बड़ा डिमोनाइज किया जाता है। जैसे पिज़्ज़ा की एक शक्ल बन जाती है, उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो एमल्सीफायर्स और उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका एक रंग रूप और टेक्सचर एक अच्छा बन जाता है, किसी भी फूड का, एक डोनट का, एक केक का, जितने भी हमारा हमारा एक कल्चर होता है। ठीक है, उस हिसाब से हमने फूड को डेवलप करना है, हम फूड को एंजॉय करते हैं। ये हम कोई पेट्रोल वाली गाड़ी तो नहीं है कि इसमें पेट्रोल ही डालना है, पेट्रोल के अलावा इसका कोई दिल नहीं करना, ना मीठा खाने को दिल करना, ना जो है ना इसका, ना खट्टा खाने को दिल करना, ना कोई नमकीन खाने को दिल करना। तो इंसान का एक इमोशनल कनेक्शन होता है फूड के साथ, एक साइकोलॉजिकल इमोशनल रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसको भी एक मतलब कि एक रिवार्ड सिग्नल मिलता है ना इंसान को जब खाना खाता है, तो ये एक नेचर ने इसके अंदर रखा हुआ है, ये सर्वाइवल पर्पज के लिए, और उसको भी हमने मद्देनजर रखना होता है। कल्चर होता है एक इंसान का, हर इंसान का एक अपना टेस्ट होता है, तो उसके लिए ये एमल्सीफायर्स और एडिटिव्स, ठीक है,
इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। अब इन सबको डीमोनाइज किया जाता है। अगर आप, एक और नाम मैं लूंगा बड़ा ज्यादा फेमस, डॉक्टर सहर चावला। शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मे बी नॉट अ एमडी। तो जीएमओज को बहुत ज्यादा डीमोनाइज किया जाता है उनकी वीडियोस में। प्रिजर्वेटिव्स को बहुत ज्यादा डीमोनाइज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स को बहुत ज्यादा डीमोनाइज किया जाता है। मल्सीफायर्स, एडिटिव्स को बहुत ज्यादा डीमोनाइज किया जाता है। तो यार हम खाएं क्या, क्या खाएं? अच्छा, अब आ जाता है जी एक और चीज है लाइन में, ग्लूटन। ठीक है, ये गंदुम में पाया जाता है। तो इसको बड़ा ज़्यादा डीमोनाइज किया जाता है कि सारी पेट की बीमारियां, सारा मोटापा और हर किस्म की जो छोटी से लेके बड़ी तक बीमारी ग्लूटन की वजह से है। सॉरी टू से, शहजाद बसरा साहब की वीडियोस में आप अक्सर सुनेंगे ग्लूटन को डीमोनाइज किया जाए। तो कोई ऐसा मतलब कह लें कि सिर्फ एक एनालिसिस है कि यार हम क्या खाएं, मासूमाना सवाल है। तो ग्लूटन को डीमोनाइज किया जाता है। अब ना तो हम चिकन खा सकते हैं ना, अच्छा अब अगर आ जाए, ठीक है जी, हमने वो देसी मुर्गी ढूंढ ली जो 500 मुरब्बे में फिर रही है और बड़ी खुशबाश पल बढ़ के बड़ी हुई है, उसको हमने हलाल करके खा लिया। फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है, वो है वेज, वेजिटेरियन। ठीक है, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, वो अगर आप उन्हें देखें तो वो सारी गोश्त और जिंदा चीज़ों से रिलेटेड जितना भी है ना फूड, उनको डिमोनाइज करते हैं कि इससे कैंसर हो रहा है, इंसान ये खाने के लिए नहीं बना, इससे वो फलां बीमारी हो रही है, इससे वो फलां बीमारी हो रही है। आप समझेंगे कि यार मैं तो गोश्त खाने की वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, तो वो वेजिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट आगे आ जाएगा। तो आपको वो ये इनमें से कुछ नहीं खाने देंगे आपको ना। अच्छा, फिर अगर आप दूध वाली साइड पे जाते हैं, वो भी वो कहते हैं नहीं जी ये दूध तो वो उनके बच्चों के लिए है, जानवरों के, आप क्यों पी रहे हैं? फिर अगर आप, आपको वो कह देते हैं चलो पी लो, तो फिर उसमें जनाब कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो लैक्टोज को डिमोनाइज करना शुरू कर देते हैं। दूध में लैक्टोज होता है, तो वो कहते हैं जी ये हर बीमारी की जड़ है, और दूध पीने के लिए इंसान बना ही नहीं। इंसान वाहिद वो जानवर है जो कि मतलब अपनी माँ की कोख को जब छोड़ता है तो उसके बाद भी दूध पीता रहता है, हालांकि और कोई जानवर नहीं पीता। मतलब इस तरह की बातें आती हैं कि नहीं जी ये दूध पीना नेचुरल नहीं है। तो आप दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको कोई ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट मिल जाएगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा कि यार पता नहीं ये सारी बीमारियां इसी वजह से है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, खुराक की किल्लत आपने कभी नहीं सुना। ठीक है, वाफर मिकदार में खुराक मौजूद है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं एग्रीकल्चर में कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कोई ऐसा कहत वाला मसला जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमें क्या करना चाहिए, मेन प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो पता नहीं मैं अब, मुझे आप क्या समझ रहे होंगे कि यार ये सारों को रिजेक्ट कर ही जा रहा है। तो मेन प्रॉब्लम, व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम? ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि जनाब आप दुनिया की कोई चीज़ नहीं खा सकते। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सोने से लेके, हीरे से लेके, अनाज तक, कोई चीज़, दालों में एक जनाब कहते हैं जी दालों दालों में लूसीन होता है, वो इट्स अ काइंड ऑफ अमीनो, तो वो बड़ा डेडली होता है, तो वो दालें भी नहीं खानी आपने। ठीक है, एक्सरसाइज, डेव एस्परे वो कहता है जी एक्सरसाइज ना किया करो, एक्सरसाइज से बंदा, सारी बीमारियों की जड़ एक्सरसाइज है। तो आपको हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, जब आप उसको ऑपोजिट कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मिल जाएगा, अगर आप उसके हक में ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मिल जाएगा। तो मसला कहाँ पे है? मसला है जनाब, एब्सेंस के क्या स्पेलिंग होंगे? यही है? अच्छा, एब्सेंस, ਵੇਖੀ फिर किते वो कहते हैं स्पेलिंग नहीं, इंग्लिश नहीं आती, लोग गालियां देते हैं भाई इंग्लिश गलत लिख दो तो। एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, अनलिमिटेड ऑफ फूड, ये है जनाब हमारी प्रॉब्लम, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, हमारे पास कभी भी इतने
ट्रैवल करने के मीन्स नहीं थे, इतनी आसाइशें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, बाइक्स नहीं थी। अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो इतना ज़्यादा मोटापा नहीं था। और हमारे पास कभी भी इतना वाफर मिकदार में खाना मौजूद नहीं था, वाफर मिकदार में और कैलोरिक डेंस, ठसा ठुस भरे हुए रिफाइन, अल्ट्रा रिफाइन प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, कैलोरिक डेंस हैं, वो बड़ी मिकदार में हमें सस्ता मिल जाता है। और उसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे मसले हैं। तीसरा हमारा मसला कोई भी नहीं है, ना हमारा मसला सेब है, ना हमारा मसला ब्रायलर चिकन है, ना हमारा मसला रेड मीट है, ना हमारा मसला GMOs हैं, ना पेस्टिसाइड है, ना एमल्सीफायर हैं, ना ही एडिटिव्स हैं, ना ही कोई हमारा ऐसा मसला नहीं। हाँ, फूड एलर्जीज हो सकती हैं, किसी को अंडे से एलर्जी, हाँ अंडा अगर आप खाएंगे तो कहेंगे इसमें कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं होता। ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को जितना भी चाहिए होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल वो आपका लीवर बनाता है। ठीक है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करता। वो कुछ केसेस में कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होता। ठीक है, ये बहुत रेयर है। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मैटर नहीं करता। अंडा भी रिजेक्ट हो गया, अंडे में कोलेस्ट्रॉल है। फिर सैचुरेटेड फैट्स, वेजिटेबल ऑयल, मैं साथ साथ बताता जाऊँ ना, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको बड़ा डीमोनाइज किया जाता है डॉक्टर शहर चावला की वीडियोस में। और पॉल साल्डिनो एक और है, पॉल साल्डिनो MD, ये वाले जनाब। ठीक है, अगर आप इनको देखें, फिर जनाब एक वो नॉट डॉक्टर आयशा नासिर, इस तरह करके कुछ जो भी है, लिखता नहीं, उनकी वीडियोस अगर आप देखें तो कोई कभी 500 कैलोरी का डाइट प्लान आ रहा है, कभी 1000 कैलोरी का डाइट प्लान आ रहा है, कभी जनाब वो अमरूद खाएं तो वज़न कम कर लें, कभी दूध पिएं वज़न कम कर लें, कभी आ रहा है जनाब ज़ीरा पी लें तो वज़न कम कर लें, कभी आ रहा है जनाब नींबू डाल के पानी पी लें वज़न कम कर लें। कभी उन्हें खुद ही नहीं पता कि वज़न कैसे कम होना है। 50,000 वीडियो और कोई 1.5-2 लाख उनके तरीके हैं, वज़न एक से भी कम नहीं होता। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये हमारा कुल मिला के मसला है, तीसरा कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ना तो हमारे पास इतनी आसाइशें मौजूद थी, ना इतने मीन्स मौजूद थे ट्रैवलिंग के, और ना ही हमारे पास इतनी अनलिमिटेड मिकदार में हमारे पास अवेलेबिलिटी थी फूड की, कैलोरिक डेंस। इतना सा आप केक खाएं तो आपको पता ही नहीं चलता, 150-200 कैलोरीज आप खा जाते हैं। तो अच्छा, उसको अब मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है, इतनी कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि ये हमारा मेन मसला है। रोटी पड़ी हुई है कोई घर में? अच्छा, नहीं पड़ी हुई। मैंने रोटी का वेट करके आपको दिखाना था कि लोग समझते हैं, बड़े बड़े बहुत मायानाद किस्म के दानश्वर फिजिशियंस मैंने देखे हैं, रोटी में 100 कैलोरीज बता रहे होते हैं। रोटी में 100 कैलोरीज नहीं होती, ये वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, 100 ग्राम की अगर रोटी हो तो इसका मतलब है वो 100 ग्राम गंदम है। मैं आपको दिखाता हूँ 100 ग्राम गंदम में कितनी कैलोरीज होती हैं। ये मैं एक ब्लॉग टाइप वीडियो बना रहा हूँ, लंबी होगी वीडियो, वेख नहीं होगी वेख लेना, नहीं तो मेरा की जाता। 100 ग्राम कोई नहीं बनाई जा, मैंने वो कट पेस्ट कोई नहीं इतनी करनी, वीडियो बनाओ आराम से। 100 ग्राम वीट, 329 कैलोरीज। अगर 100 ग्राम की रोटी 350 लगा लें, हमारे पास ज़्यादा रिफाइन होता है। जितनी चीज़ रिफाइन होगी वो उतनी कैलोरिक डेंस हो जाएगी, उसमें और कोई मसला नहीं है, वो कैलोरिक डेंस हो गई है बस। ठीक है, आप अगर वो खा रहे हैं और अपनी बाकी आपकी न्यूट्रिशनल नीड पूरी है तो कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, मुनासिब मिकदार में। अच्छा, अब मैंने बता दिया है, मैंने आपको ये करके दिखाना था। अच्छा, अब पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। माइक की, ये वेट स्केल है, किचन स्केल। अगर आप इस पे घर की रोटी को वेट करें ना तो वो 100 ग्राम से ऊपर होगी, मेरे ख्याल से 150 ग्राम से भी ऊपर होगी। तो अगर तो 100 ग्राम की रोटी है तो उसमें 350 कैलोरीज है, लोग बताते हैं 100 कैलोरीज। तो अगर 150 ग्राम की है तो 350 में इतना ही और जमा कर लें, 150 और 175। तो एवरेज रोटी जो घर में पकती है 350 जमा 175, 525 कैलोरीज होती हैं उसमें, 525। ठीक है, एवरेज, इससे ऊपर भी जाती हैं तो जेड़ा तुसी नान खांदे हो मैदे के, रिफाइन, वो रिफाइनेस्ट फॉर्म होती है।
वो पता नहीं नान भी लोग आधा आधा किलो का खा जाते हैं, और खमीरियां रोटियां और वलां वाले पराठे ते कचौरियां ते पूड़ियां ते हलवे। अच्छा, अब एवरेज कैलोरिक इनटेक क्या है आजकल? एवरेज कैलोरिक इनटेक के बारे में मैं बताता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उम्मीद है। एवरेज कैलोरिक इनटेक अगर मैं निकालूं, फॉर एग्जांपल मैं अपना कैलोरिक इनटेक निकालता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपका बीएमआर, ठीक है। मैन में जो बीएमआर होता है फॉर्मूला, फिर इंग्लिश गलत लिखती, यार ये बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बोरिंग है। अच्छा, इसको नहीं मैं लिखता। मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ, दूसरा आप गूगल से फार्मूला चेक कर लें। मैन वुमेन में थोड़ा सा वो फ़र्क होता है, थोड़ा फीमेल्स में फैट मैस ज़्यादा होता है, लीन मसल मैस जो है वो थोड़ा मेल से कम होता है, इस वजह से उनका थोड़ा सा बीएमआर कम होता है। सबसे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए आपको चाहिए बीएमआर, और आपको चाहिए आपका नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसके बाद आपको चाहिए टीईएफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। उसके बाद आपको चाहिए आपका ईएटी, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये चार चीजें आपको चाहिए, एक दो तीन चार। ये आपने कैसे निकालना है? अब लोग क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने आज 2000 कैलोरीज खा ली है ना, तुमने 2000 कैलोरीज बर्न करनी है। 2000 कैलोरीज कोई भी बर्न नहीं कर सकता, वो बॉडी आपकी खुद ही कर रही होती है। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे, ठीक है। मैंने एक एप्लीकेशन की हुई है बीएमआई कैलकुलेटर के नाम से, आप चेक कर लें, बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। मैं अपना इसमें से निकालता हूँ, एज पुट की मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइट की, एज मेरी 31 है, हाइट 5'9" है, वेट मेरा इस वक्त 70 है, मेरा वेट 70 के राउंड अबाउट ही रहता हूँ। अगर मैं अपना बीएमआर निकालूं तो ये आता है 1690, ठीक है। ये बाकी जो एक्टिविटी लेवल लिखा हुआ ये इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। मेरा बीएमआर आया 1690, ठीक है। एक चीज मेरे पास आ गई। अब ये बीएमआर होता क्या है? ये बीएमआर वो कैलोरीज हैं जिनको आपको बर्न करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर सोए भी हुए हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आपका मोबाइल अगर पड़ा हुआ है साइड पे, ये बंद भी है ना, मतलब कि ऑफ नहीं, ऐसे स्टैंड बाय पे पड़ा हुआ है ना, तो इसकी बैटरी यूज हो रही है। इस पे ना कोई कॉल आए, ना कोई मैसेज आए, ना कुछ भी, फिर भी इसकी बैटरी यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि उस बैटरी ने इसको जिंदा रखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ साइड पे, तब भी ये 2-3 दिन बाद बिल्कुल डेड हो जाएगा, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो। इसी तरह हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। हमारी बॉडी में कुछ चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, कुछ बिल्डअप हो रही हैं, उसको चलाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, हमारा दिमाग जिंदा रखने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना भी खैर इसमें शायद नहीं काउंट होता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बोलना काउंट होता है या नहीं। सुनना, बोलना, हमारा स्मेल करना, हमारा यानी कि बेसिक जो फंक्शन है ना, जो हमें जिंदा रखा हुआ। अगर आप सोए भी रहें, अगर मैं सोया रहूं, कुछ भी ना करूं, कोई एक्सरसाइज ना करूं, कोई मूवमेंट भी ना करूं, मेरी बॉडी को मुझे जिंदा रखने के लिए ये कैलोरीज रिक्वायर हैं, ठीक है। और ये आपकी डेली एनर्जी इनटेक का सबसे बड़ा हिस्सा ये ले जाता है बीएमआर, तकरीबन 70%। इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ने खुद ही करना है। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये आपकी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का दूसरा बड़ा हिस्सा है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वो एक्टिविटी है जो एक्सरसाइज के अलावा आती है, जैसे कि मैं स्टेप ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये बॉडी मूवमेंट्स कर रहा हूँ, आना जाना, मैं कितना एक्टिव हूँ, ठीक है। मैं सेडेंटरी हूँ, या मैं मॉडरेटली एक्टिव हूँ, या मैं वेरी एक्टिव हूँ, या मैं एक्सट्रीमली एक्टिव हूँ। जैसे कुछ लोग मुशक्कत वाला काम करते हैं, मजदूर वगैरह जो हैं,
तो ये दूसरा बड़ा हिस्सा होता है हमारे डेली। अच्छा, ये दूसरा बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो इसमें जनाब ये हमारा बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया आजकल। तो ये हमारा दूसरा बड़ा सा, ये हमारी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का तकरीबन 15% ले जाता है, ठीक है। अब आ जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये हम निकाल रहे हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड आ जाता है, ये वो चीज़ है जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी को उसको हजम करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसको उसके ऊपर प्रोसेस करना होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए बॉडी को बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तकरीबन आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की यहाँ पे आपकी तकरीबन 7 से 10% तक आप लगा लेंगे फूड को ब्रेक डाउन और इसको प्रोसेस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। पीछे कितना बचता है? 5%। ये हो गया 95। 95% ये हो गया। अभी एक्सरसाइज नहीं आई है। EAT मीन्स एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो आप प्लान्ड एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं, जो भी, वो सबसे कम मैटर करता है। वो मैटर करता है ओनली 5%, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं तो 5%, अगर आप 2 दिन जिम नहीं गए तो वो भी 3% पे आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज को कभी भी फैट लॉस या वेट लॉस के लिए नहीं आपको यूज करना चाहिए, ना आप इसको उससे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये वेट लॉस जर्नी का एक हिस्सा जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक टूल है। एक्सरसाइज इज अ टूल आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट बनाने के लिए, आपके मूवमेंट्स, आपका पोस्चर, आपके मसल, आपके टेंडेंस, आपकी बोन हेल्थ, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप इसको डायरेक्टली इसके साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। वेट लॉस के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते आप। वेट लॉस का डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है वो आपका टोटल इनटेक पे होता है, ठीक है। अगर आपका टोटल इनटेक कंट्रोल है तो फिर ये 2-3 फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। 95% तक मैटर कर रहे हैं, इवन 95 से 97% तक मैटर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक टूल है आपके मसल हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, अच्छे मूड के लिए, एक रिवार्ड फितरी काम है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए फितरत ने आपको बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा था कि मेरा, अगर तो मैं ये सारे कंपोनेंट्स मिलाऊं तो मैं वेरी एक्टिव हूं, ठीक है। मेरी जॉब भी कुछ इस तरह की है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूं और मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज भी करता हूं। और थ्रू आउट द डे जो मेरी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा, अगर मैं कैलोरी एक्सपेंडिचर, टोटल डेली एनर्जी, जो मेंटेनेंस कैलोरीज, कि मुझे कितनी कैलोरीज अपने आप को, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, अगर मैं वो निकालूं तो वो आती हैं कम अज कम, इसको मिटाना पड़ेगा। ये मेरा टोटल इनटेक होना चाहिए अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। 2900। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं थ्रू आउट द डे एक्टिव रहता हूँ, तो ये मेरा। अब एवरेज कैलोरिक इनटेक आम बंदे का क्या है, जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जो सेडेंट्री है। अगर हम स्टडीज को देखें, हाँ, अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या एनर्जी इंटेक चल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे कि बताया, एक रोटी में तकरीबन 525 कैलोरीज हैं। एक आम बंदा आराम से 2 रोटियां खाता है, ठीक है, एक टाइम में 2 रोटियां, 1050। 3 मील्स अगर आप लगाएं, 1000, 2000, 3000, 3000 कैलोरीज जनाब सिर्फ रोटी से ले रहे हैं, ठीक है। अगर राइस खा रहे हैं तो तकरीबन उतनी ही कैलोरीज, इतनी ही मील जितनी कैलोरीज उससे ले रहे हैं। अब जो हम लोग सालन खाते हैं, जिसको इंग्लिश में करी कहते हैं या सालन हो गया, ठीक है, उसकी कैलोरीज अलहदा से। उसके बाद जो चाय पीनी है उसकी कैलोरीज अलहदा से, ठीक है। उसके बाद जो वीकेंड्स पे बिंज करना है, जो पिज़्ज़े खाने हैं, जो बर्गर खाने हैं, जो ओवर ईटिंग करनी है, और बर्गर खाने के बाद घर से आके रोटी भी खानी है,
दूध भी पीना है, देसी घी भी खाना है, ड्राई फ्रूट भी खाना है। तो ये सारी कैलोरीज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एवरेज कैलोरी इनटेक अगर निकाला जाए तो 3500 से ऊपर है। ऐसे यही साइन होता है, पता नहीं, 3500 से भी ज्यादा है। एक वेरी एक्टिव बंदे को मेंटेन रखने के लिए 2900 कैलोरीज चाहिए, और एक जनाब कुर्सी पे बैठ के सारा दिन अंगड़ाइयां लेके और दो दो रोटियां खा के भी अगर वो 3500 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है मसला, हमारा एवरेज कैलोरिक इनटेक जनरल पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है और एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट है, कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप 1 घंटा जिम जाते हैं तो उसमें मैंने पहले बता दिया कि वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, 3 से 5% मैटर करता है, ठीक है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है ही कोई नहीं, एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट है। और कैलोरिक इनटेक जो एक बहुत एक्टिव बंदे का होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है। अब बॉडी के पास जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3500 कैलोरीज खाना शुरू कर दूं, मेरे पास 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा आ रही हैं। अब बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक तरीकेकार है, उसके पास इसको सेव करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसको फैट में बॉडी ने जब एनर्जी को स्टोर करना है तो उसने वो किसी भी मैक्रो से, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी सोर्स से आ रही हैं। ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी बॉडी के पास एक ही तरीका है उसको स्टोर करने का, उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और स्टोर कर लेगी। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहे एप्पल से आ रही हैं, चाहे वो ब्रायलर चिकन से आ रही हैं, चाहे वो देसी से आ रही हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक से आ रही हैं, चाहे वो प्रोसेस से आ रही हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स वाले फूड से आ रही हैं, चाहे वो जीएमओ से आ रही हैं, चाहे वो रेड मीट से आ रही हैं, वट एवर द सोर्स इज, आपकी बॉडी को जब भी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और स्टोर कर लेगी। जैसे ही आपकी बॉडी का फैट मैस बढ़ना शुरू होगा, आपकी बेसलाइन हंगर भी डिस्टर्ब होगी, आपका ग्रेलिन भी डिस्टर्ब होगा, आपका लेप्टिन भी डिस्टर्ब होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, हर चीज़ आपकी जो है इधर उधर होना शुरू हो जाएगी। और फिर आप इन सारे पंगों में फंस जाएंगे कि यार मसला क्या है, वो खाने से तो नहीं ऐसा हो रहा, वो खाने से तो नहीं ऐसा हो रहा। आप इंटरनेट पे देखेंगे, वंस वन नहीं आपको वीडियो नजर आएंगी, फलाना खाना बैन कर दो, नूडल बैन कर दो, चीनी बैन कर दो। चीनी जी एडिक्टिव होती है। चीनी कैसे एडिक्टिव होती है जनाब? अगर चीनी एडिक्टिव हो तो लोग कोकेन की जगह कोकेन से मिला रहे हैं, लोग जेबों में चीनी लेके फिरे और सूंघते फिरे और चीनी के फक्के मारे हैं। कोई भी चीज सोली एडिक्टिव नहीं होती, ठीक है। ये एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स के, चीनी अकेली तो नहीं ना, चीनी चाय में मिला के पीते हैं तो चाय अच्छी लगती है, तो चीनी तो एडिक्टिव ना हुई, फिर चाय जो एडिक्टिव होगी। या चीनी आप केक में डाल के खाते हैं केक को अच्छा बनाने के लिए। इसी तरह अगर अगर आप कहें जी पिज्जा, आप एक दफा पिज्जा खाते हैं तो आपका दोबारा खाने को दिल करता है कोई हफ्ते बाद या 2 दिन बाद, तो इसका मतलब हुआ वो पिज्जा एडिक्टिव हो गया, या इसका मतलब हुआ कि वो मैदे से बनता तो मैदा एडिक्टिव हो गया। फिर अगर मैदा एडिक्टिव है तो हम मैदे के पैकेट जेब में लेके फिरते हैं। तो कोई भी चीज जो अच्छा टेस्ट रखती है आपका बार बार खाने को दिल करेगा, ये एक नेचुरल है, फितरी चीज है। हर इंसान की पसंद नापसंद डिफरेंट भी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फूड इज फूड, ड्रग इज ड्रग। तो उसको फूड को फूड का ही जगह पे रख के देखना चाहिए, और जो उसको कोकेन से मिलाना या किसी भी फूड को डिमोनाइज करना किसी चीज का हल नहीं है। सर्विंग साइजेस आप देखा करें, आपने सिर्फ क्वांटिटी जो है वो पॉइजन बनाती है, ठीक है, ना कि हर क्वांटिटी में ही हर चीज को डिमोनाइज कर दें। तो जैसे कि हाफ रोल अगर आप बिस्किट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है सर्विंग साइज 2 बिस्किट्स जो है पर पर्सन के, आप 2 बिस्किट एक बंदा खाए तो वो सर्विंग साइज है। तुसी 2 हाफ रोल खा जाते फिर कहते जी बिस्किट बड़ा जो है वो एडिक्टिव है, या ये बड़ा ये सारा मसला इसी से हो रहा है। उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि आप 2 बिस्किट खाएं, उसमें फिर आप कहेंगे जी उसमें मैदा है, तो उसमें ग्लूटेन है, तो उसमें चीनी है, तो जी बड़ी कोई तोप बन गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। फूड्स की सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, एडिक्टिव कोई चीज नहीं है। अगर एक जनाब कहते हैं कि रेड मीट खाना शुरू कर दें या जो है वो कार्निवोर डाइट पे आ जाएं और जितनी मर्जी कैलोरीज खाना शुरू कर दें, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी किधर करेगी? उनको भी फैट में स्टोर करके जो है कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगी। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, इन शॉर्ट वो रेड से आ रहा है, वाइट से आ रहा है, वो सेब से आ रहा है, या वो किसी सब्जी से आ रहा है, या किसी दाल से आ रहा है, या किसी भी चीज से आ रहा है, बॉडी के पास एक ही उसका हल है, उसको फैट में कन्वर्ट करेगी और स्टोर कर लेगी। तो जनरल मसला ये है कि हमारा टोटल कैलोरिक इनटेक बहुत ज्यादा है और हमारी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं। तो उसके बाद अगला मसला क्या आता है
हमारी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, ठीक है, हमारी जनरल डाइट में प्रोटीन ना होने के बराबर है और टोटल इनटेक बहुत ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने अपना कैलोरी इनटेक चेक किया है, आपने उस हिसाब से अपना टोटल इनटेक देखना है कि आपका क्या बनता है। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस बनती है 2500 किलो कैलोरी, तो आपने कोशिश करना है आपने अपना क्या उसे कहते हैं, मुहासबा, क्या पता नहीं लफ्ज होता है यार, उर्दू वाले ना कोई टैग कर दे, वो करना है आपने और 2500 के अंदर रहना है। उसके अंदर आपने अपनी प्रोटीन इंटेक को ठीक रखना है। प्रोटीन हमारी डाइट का सबसे जरूरी मैक्रो है, ठीक है, आपकी हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक है, मसल्स का है, स्किन, नेल, हेयर्स, आपकी मतलब कि बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है ना बॉडी के फंक्शन रिलाई कर रहे होते हैं। और हमारी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है। जो फैट्स हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इतने, तू दे एक जगह पे खलो जा इधर टेक के, वो कैसी, जो फैट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप अपनी मर्जी से देखें, आपने फैट हाई रखना है या कार्बोहाइड्रेट रखना है हाई, या किसको लो रखना है किसको हाई रखना है, वो हेल्थ उस पे अगर कॉम्प्लिकेशन है, किसी को शुगर है या किसी को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सैचुरेटेड फैट्स का कहते हैं कि आप अपना जो है वो इनटेक मुनासिब रखें। अगर आपको हार्ट से मसला, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई शुगर डायबिटीज टाइप है, तो आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करें। तो फूड एलर्जीज हो सकती हैं लोगों को, डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन बजाते खुद फूड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज डिफरेंट होती है, उसकी सटाइटी, उसकी पैलेटेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपने अपना कोशिश करना है कि कैलोरिक इनटेक अपना मुनासिब रखना है। अगर आप अपने हफ्ते का टोटल कैलोरिक इनटेक निकालें तो उसका एवरेज इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आपने इसके अंदर अपनी प्रोटीन इनटेक को बेटर करना है, ठीक है। प्रोटीन इनटेक एक आम इंसान की भी उसको चाहिए कि वो एक्टिव रहे और अपना प्रोटीन इनटेक जो है तकरीबन 100 को टच करने की कोशिश करे। उसमें होल एग्स आ जाते हैं, अब लोग अंडों की जर्दियां निकाल के फेंक देते हैं, कोई मसला नहीं होता, आप होल एग्स जितने मर्जी खाएं। तो अगर तो आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो फिर आप किसी अपने मुअल्लिज से रब्ता करें। और उसमें चिकन आ जाता है, उसमें बीन्स आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं जो आप पसंद करते हैं, वे प्रोटीन आ जाती है। तो आप कोई भी सोर्स जो पसंद करते हैं उससे प्रोटीन लें और अपना टोटल कैलोरी इनटेक जो है उसका कंट्रोल रखें। अगर तो आप इसको, सबसे बड़ी चीज है टोटल इनटेक, अगर आपके हाथ में ये नहीं है तो आपसे कुछ भी नहीं आप कर सकते, ना आप अपने वेट को लेके कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, ना ही किसी और गोल को लेके प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये कंट्रोल में रखना है, दूसरा आपने अपना प्रोटीन इनटेक, और तीसरा आपने एक्टिव रहना है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने थ्रू आउट द डे एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, चलते फिरते रहा करें, कोई 1 घंटा बैठे हुए हैं, कोई कोशिश करें उठ के कोई सीढ़ियां चढ़ें, कोई इधर उधर कोई 10 मिनट चक्कर लगा लें, एक्टिव रहें, प्रोटीन इनटेक की तरफ ध्यान दें और टोटल इनटेक को कंट्रोल रखें। तीसरी चौथी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी किस्म का फूड ऐसा नहीं है कि जो अकेला ही हर मुसीबत की जड़ हो। सिर्फ क्या है, एब्सेंस, लेक ऑफ एक्टिविटी और अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, उसको मैनेज कैसे करना है, और आपने अपने मतलब कि किस तरीके से आपने फूड को लेके चलना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्या चीज समझ में आती है, किसकी बात समझ में आती है, वो आपके लिए मैटर करता है। लेकिन जब तक आपका कैलोरी इनटेक टोटल आपके हाथ में नहीं है, अब लोग ये भी कहते हैं कि जनाब कैलोरीज कोई मैटर नहीं करती ठीक है, कैलोरीज कोई मैटर नहीं, पेट्रोल बाइक में हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, इस बात की कोई सेंस बनती है? एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी भी आएगी, ठीक है, फूड से हमें कैलोरीज मिलती हैं, उसे जो है वो एनर्जी मिलती है, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो किसी भी सोर्स है, बॉडी उसको बॉडी फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगी और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। मैंने इतनी लंबी गर्दान में बड़ा कोशिश की है समझाने की, तो अगर कुछ समझ में आ गई हो तो मेरी खुशकिस्मती है। तो बाकी अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आई, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।